पेपर लीक की बात, जिस पर जारी हो हंगामे के बीच आज देश के शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह इस्तीफा मंजूर भी हुआ। जंतर मंतर पर पिछले 35 दिन से हो रहे सीजेपी के अनशन और संसद में हर रोज गूंजते हंगामे के बीच शनिवार का दिन डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से सुपर सैटरडे साबित हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हुई और जंतर मंतर से लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। यह धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से लिखा गया वो लेटर है जिसे उनका औपचारिक इस्तीफा माना गया। इसकी कुछ लाइनें आपके सामने रखती हूं क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है और वो लिखते हैं, एंड आई कोट, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। उन्होंने लिखा कि उनका सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि वो युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करते हैं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए लिखा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर उन्हें मिला, उसके लिए वो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही वो लिखते हैं कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसके लिए वो सदैव समर्पित रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शरद पवार ने यह दावा किया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में चर्चा हुई थी और उन्होंने सलाह दी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात को माना है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज एक प्रशासनिक फैसला है या फिर अचानक से हुआ घटनाक्रम बिल्कुल नहीं लगता। राजनीति और गवर्नेंस के लिहाज से अगर आप इसे देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी इस्तीफे के जरिए युवाओं को ये डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार के लिए युवाओं का विश्वास किसी भी मंत्री पद या फिर राजनीतिक प्रतिष्ठा से काफी ऊपर है। इसी बीच शाम होते होते जानकारी ये आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और शिक्षा मंत्रालय में ट्रबल शूटर की एंट्री हो गई है। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी उनके पास अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इसके अलावा जो उनके पास मंत्रालय पहले से हैं, वो उसकी भी जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रहलाद जोशी भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के वो मंत्री भी हैं। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रभार भी है। वो कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा के सांसद हैं और इससे पहले वो संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री भी रह चुके हैं। ये तमाम जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। खैर, आज ये पूरे घटनाक्रम के बीच आज दोपहर में एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसका इंतजार मानो पूरा देश कर रहा था। आज भी सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बातचीत का मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ सीजेपी के 2 प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राका ने अपनी बाकी की शर्तें प्रतिनिधियों के सरकार के सामने रखी। अब 2 शर्तों को सरकार पहले ही मान चुकी थी और आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इनकी तीसरी मांग भी पूरी हुई है। इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीजेपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से घर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से घर वापस जाएं। इसके अलावा सीजेपी ने माना कि उनके आंदोलन में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई। हालांकि सीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि लिखित गारंटी मंगलवार को मिलेगी। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए।
अब वो 3 शर्तें जिसे लेकर कई दिनों तक सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसे मानने के बाद आंदोलन को खत्म करने का रास्ता साफ हो पाया। इसमें पहली सबसे बड़ी शर्त यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो कि आज हुआ भी। दूसरी शर्त यह थी कि छात्रों के खिलाफ दर्ज हुए केसेस को रद्द कर दिया जाए, जिस पर जेपी नड्डा ने सहमति जताई। और तीसरी शर्त थी नीट के उन परीक्षार्थियों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सरकार ने कहा कि उचित मुआवजा उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि मुआवजे की रकम क्या होगी इस पर अब आगे बातचीत होनी है। सरकार ने साफ कह दिया कि मुआवजा नियम के मुताबिक मिलेगा। सरकार की तरफ से सभी शर्तों को मान लिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। तो एक तरफ जहां पर सरकार और सीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच बातचीत और उसके बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान, और जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद जंतर मंतर से आंदोलनकारियों की भीड़ छटने लगी। धीरे धीरे वहां से छात्रों ने घर जाना शुरू कर दिया। सरकार की इस पहल और सीजेपी की अपील का असर ये रहा कि सभी एक दूसरे को शुक्रिया कहते नजर आए। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनटीए के खिलाफ हुए एक्शन के बावजूद भी सीजेपी आंदोलन पर अड़ी हुई थी। जानकारी यह भी है कि सीजेपी ने दोबारा से संसद मार्च की बात कही थी। सीजेपी की तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। इसी बीच एक बड़ी अपडेट यह भी कि राजधानी दिल्ली में बंद सभी 18 मेट्रो स्टेशंस अब रीओपन कर दिए गए, यानी कि अब सभी लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सभी लोगों से ये अपील की कि वो पुलिस के साथ तालमेल बैठाते हुए अपने घर वापस लौटे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये ऐलान किया है और उन्होंने मीडिया के थ्रू और अपने मंच के थ्रू भी बताया है और जनता का डिस्पर्सल शुरू हो गया। हमारे सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं वो घटना स्थल पे हैं, आसपास हैं, पूरे दिल्ली में हैं और घटना पे नज़र बनाए हुए हैं। और मैं छात्रों से ये अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक जिस तरह से वो यहाँ से लौटें और जहाँ रास्ते में भी जो जा रहे हैं वहाँ पे पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे हैं उनके साथ सहयोग करें और शांति व्यवस्था बनाए रहें। तो देखिए, पुलिस की तरफ से शांति बरतने की अपील की गई, लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि आखिर पिछले 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शांत चल रहा आंदोलन अचानक से आक्रामक हो गया। समझना यह भी जरूरी है। विश्लेषण इस बात का कि सरकार के समझदारी भरा जो रवैया था, आखिर वो किस तरीके से आंदोलन को खत्म करने की तरफ बढ़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन पिछले 35 दिन से जारी था, 36वां दिन था। जब आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया गया तो ये आज का दिन रहा। सीजेपी ने 20 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी, वो पहला दिन था, और फिर उसके बाद सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अब इसके 8 दिन बाद सोनम वांगचुक बैठते हैं भूख हड़ताल पर, लेकिन प्रोटेस्ट में असली टर्निंग पॉइंट आया 18 जुलाई को, जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटा दिया। इसके बाद अचानक से सहानुभूति में प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ का जुटना शुरू हुआ और इस भीड़ में सबसे बड़ी संख्या थी जेन जी की। 20 जुलाई को संसद मार्च में हिंसा हुई, जिसकी तस्वीरें हर किसी ने देखी। 21 जुलाई की रात अस्पताल में वांगचुक से जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मुलाकात हुई।
फिर 23 जुलाई को पेपर माफियाओं पर सख्त एक्शन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 23 जुलाई को शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की गई। फिर 24 जुलाई को सोनम वांगचुक ने फिर से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स मेदांता अस्पताल पहुंचे थे सोनम वांगचुक से मुलाकात करने। उसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया और सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 दिन लगातार 2 वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं से कनेक्ट किया। 24 जुलाई को कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी गई और 24 जुलाई को एनटीए के खिलाफ हमने एक बड़ा एक्शन देखा। कल की बात है ये, यानी 47 अफसरों को टर्मिनेट कर दिया गया एनटीए से। इसके बाद आज सीजेपी और सरकार के बीच फाइनल बातचीत हुई। ये सेकेंड राउंड ऑफ डायलॉग था दोनों के बीच में और उसके बाद ये कंसेंसस बना। फिर एक ज्वाइंट पीसी हुई और आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया गया। अब समझ ये भी आप जाइए कि आने वाले समय में एनटीए की जो परीक्षा प्रणाली है, जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था है या फिर डिजिटल निगरानी है और प्रशासनिक जवाबदेही है, उसको लेकर कई और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार का मकसद एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिससे भविष्य में किसी भी तरीके के राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल न उठाए जा सके। हालांकि भारत में पिछले कुछ दशकों के दौरान अलग अलग राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस रहे हैं जिसके एंट्रेंस एग्जाम्स में पेपर लीक के बड़े मामले सामने आए। इसके अलावा लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित भी हुआ है। ऐसे में कुछ बड़े मामले आपके सामने रखते हैं, जैसे कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 में जब 2nd ग्रेड टीचर भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। फिर उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी जो कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है 2022-23, इसका पेपर लीक होने का पता चला। अब इसमें भी एक्शन लिया गया। फिर तेलंगाना लोक सेवा आयोग यानी कि टीएसपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर एई और ग्रुप 1 की प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2017 इंटर स्तरीय परीक्षा, फिर 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर भी व्हाट्सएप पर ही लीक हो गए थे। तो इस तरीके के पेपर पिछले कई सालों में लीक होते रहे हैं जो कि सिस्टम के लीक को रिफ्लेक्ट करते रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, इस वक्त यहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आज भी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने नकल माफियाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विरासत करार देते हुए सख्त चेतावनी दी कि युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कठोर लहजे में दोहराया कि ऐसे नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। तो केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया उसके पीछे के वजह उन्हें डिकोड करते हैं और इसे कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सीधे देश की सामाजिक और यहाँ के पॉलिटिकल मूड को इम्पैक्ट करती है। अब युवाओं में अगर किसी तरीके का अनरेस्ट है तो वो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही जनाक्रोश भी बढ़ जाता। यही वजह है कि सरकार की तरफ से मामला ज्यादा ना बढ़ाते हुए ये कदम उठाया गया। अब सरकार क्योंकि तुरंत किसी लीपापोती की बजाय व्यवस्था में लंबे वक्त तक रहने वाले सुधारों के लिए ज्यादा गंभीर नजर आई,
मोदी सरकार किसी डिफेंसिव मोड में रहने की बजाय फ्रंट फुट पर आकर फौरन फैसला लेने के लिए जानी जाती रही है। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का हटना नहीं है, बल्कि ये मोदी 3.0 की उस कार्यशैली को दिखाता है जहां पर युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है और तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए सिस्टम रीसेट करने की एक कवायद के तौर पर इसे ना देखा जाना चाहिए, बल्कि इस तरीके से इसे समझा जाना चाहिए कि सरकार ये बताना चाहती है कि हम जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन अब एक और बात है, सरकार की तरफ से कदम उठा लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, प्रहलाद जोशी को नई जिम्मेदारी दी जा चुकी है, लेकिन अब नजरें हैं उस संशोधन विधेयक पर, पेपर लीक मामले को लेकर, जिसे सरकार सोमवार को पेश करने वाली है। और मॉनसून सत्र के दौरान जो विपक्ष हो हंगामा करता हुआ नजर आया, वो इस संशोधन विधेयक पर सरकार के साथ खड़ा नजर आता है, या फिर एक बार फिर से सोमवार को मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा।